फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी का 5वां भाग है। आपने इससे पहले वाले भाग देखे हैं या नहीं, कमेंट करके बताना। अगर नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कपूर मेंशन। रात के तकरीबन 10 बजे इश्क अरमान के रूम में आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही वो बेड के पास आई, मानो उसकी जान ही निकल गई, जिससे वो एकदम बिखर गई। वो नीचे गिरी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगी। अरमान की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे उसके आंसू और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे। अरमान ने जब उसे गोल्ड डिगर कहा था, ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, जिससे वो जोर से चीख पड़ी। लेकिन उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया, जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना आए। उसकी वो घुटी घुटी आवाज़ किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी। उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेजी से बह रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। रोते हुए उसने खुद से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं उस रूम में कैसे गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब उसकी आंखों के साथ साथ नाक और मुंह से भी पानी निकलने लगा था। उसने सिसकते हुए आगे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैंने किसी को पैसों के लिए नहीं फंसाया। मैं सच में नहीं जानती मैं वहाँ कैसे पहुँची और मैंने वो सब कैसे किया। ये कहते कहते वो चुप हो गई और अपने मुंह पर हाथ रख कर बहुत ज़्यादा रोने लगी। इधर कपूर मैंशन के बाहर अरमान की कार आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और सीधा मेंशन के अंदर चला गया और सीढ़ियों से होते हुए वो अपने रूम की तरफ गया। उसने डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही उसकी नज़र सामने बेड के पास नीचे ज़मीन पर बैठी इश्क पर गई, जो डोर की आवाज़ से एकदम कांप गई थी। उसने जल्दी से अपने गालों से अपने आंसू साफ किए और कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसे से कांपते और रोते देखकर अरमान के फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो इश्क के करीब आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, एंग्री बर्ड, मुझे तो लगा तुम्हें बस लोगों पर हाथ उठाना आता है, लोगों पर इल्ज़ाम लगाना आता है, लेकिन तुम्हें तो रोना भी आता है, डरना भी आता है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसका हाथ अपने गाल पर महसूस करके इश्क ने अपना चेहरा साइड करना चाहा, लेकिन अरमान ने उसकी गर्दन पर अपना दूसरा हाथ रख दिया, जिससे इश्क अपना चेहरा भी उससे दूर नहीं कर पा रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। इस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा था। तभी अरमान ने उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, क्यों रो रही हो? क्या इसलिए रो रही हो तुम कि तुम्हारा पति सुहागरात पर तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम मरे जा रही हो उसके करीब जाने के लिए? जरूरत होगी ना, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये चीज़ ही ऐसी है, लत लग जाए तो जाती नहीं। बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम जो चाहोगी वो होगा। अब तुम्हें मेरे पास आना है ना, तो आ जाओ। अब तो डील नो डील का कोई मैटर ही नहीं रहा। आई एम ऑल योर्स एंड यू आर ऑल माइन। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा इश्क पर हल्का सा झुका दिया, जिससे इश्क पीछे की तरफ होने लगी। उसे अरमान के पास से बहुत ही ज़्यादा शराब की स्मेल आ रही थी, जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसकी सांसें घुटने लगी थी। तभी अरमान ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड, मुझ पर गुस्सा आ रहा है? क्योंकि
मैंने तुमसे इतना इंतज़ार करवाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क अरमान का टॉर्चर बर्दाश्त कर पाएगी या फिर वो अरमान को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। सॉरी बेबी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी बीवी अपनी ज़रूरत पर कंट्रोल नहीं कर पाती। देखा था मैंने तुम्हें तड़पते हुए जब मैं तुम्हारे साथ था। तुम किस तरह से मुझे पा लेना चाहती थी। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से इश्क के गाल को ज़ोर से दबाया। इश्क के लिए तो बोलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहाँ खुद नहीं आई थी। अरमान ने कहा, एंग्री बर्ड, मैंने नहीं कहा कि तुम वहाँ खुद आई थी। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन अब तो आने की बुलाने की टेंशन ही नहीं। तुम जब चाहो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। ये कहते हुए वो इश्क के गालों को दबा रहा था। इश्क ने उसे खुद को छुड़वाते हुए कहा, आपने ड्रिंक की हुई है, आप अभी होश में नहीं हैं। मैं कल आपको। ये सुनकर अरमान ने उसके चेहरे से हाथ हटाया और कहा, अच्छा तो तुम इसलिए डर रही हो? मैंने ड्रिंक की है। एंग्री बर्ड, मैं अभी तुम्हारा डर खत्म कर देता हूँ। यह कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इश्क भी थोड़ा पीछे हट गई और अपने गालों को सहलाने लगी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी हैरानी भरी नज़रें अरमान पर थी। अभी वो अरमान की तरफ देख ही रही थी, तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इश्क एकदम हैरान रह गई। उसने अरमान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से अरमान ने उसका हाथ पकड़ रखा था उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अरमान का हाथ जैसे हाथ नहीं, लोहे की जंजीर था, जिससे खुद को छुड़वा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी इश्क ने कहा, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अरमान रुक गया और उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी एंग्री बर्ड, तुम्हें दर्द हो रहा है। यह कहते हुए वो इश्क के हाथ की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अचानक ही उसके एक्सप्रेशन खतरनाक हो गए। वो अपनी इंटेंस नज़रों से इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं और तुमने हार मान ली। लेकिन तुम्हारे हार मानने से दर्द कम नहीं होगा। ये दर्द यूं ही बढ़ता जाएगा जब तक तुम्हारे दर्द को देखकर मुझे सुकून नहीं मिल जाता। ये कहते हुए उसने इश्क का हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए रूम से बाहर लेकर आ गया। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। सब अपने रूम में सो रहे थे, इसलिए ना ही किसी को अरमान के घर आने के बारे में पता चला और ना ही उसे इश्क को ले जाते हुए किसी ने देखा। हॉल में आकर इश्क का रोना भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसका गला रो रो कर इतना बैठ गया था कि अगर वो कुछ बोलने की कोशिश भी करती तो शायद उसकी आवाज़ उस हॉल में दबकर रह जाती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अरमान इश्क को कहाँ लेकर जा रहा है? क्या इश्क उसके साथ जाएगी? अरमान उसे खींचते हुए बाहर लेकर आया और उसने अपनी कार के पास लाकर इश्क को छोड़ दिया। इश्क उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? ये सुनकर
अरमान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो इश्क के थोड़े करीब आया और अपने दोनों हाथ इश्क के आस-पास रखते हुए बोला, तुम मुझसे मेरी गलती पूछ रही हो? उसकी बात सुनकर इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया क्योंकि वो अरमान के चेहरे की तरफ देख नहीं पा रही थी। ना तो वो अरमान की लाल आंखों का सामना कर सकती थी और ना ही वो उस शराब की स्मेल को बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे ऐसे चेहरा झुकाते देखकर अरमान को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी पर रखे दोनों हाथ उठाए और जोर से गाड़ी पर पंच मारते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। ये कहते हुए वो गुस्से से कांप रहा था। वहीं इश्क उससे बहुत ज्यादा डर रही थी और अब तो डर की वजह से वो खड़ी खड़ी ही कांपने लगी थी। अरमान ने इतना ज्यादा जोर से चिल्लाने पर उसने चेहरा उठाकर अरमान की तरफ देखा और डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता किसकी गलती है। ये सुनकर अरमान ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये सुनकर इश्क पहले तो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, तो अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इश्क ने डरते हुए जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, आप अरमान रॉय कपूर है। ये सुनकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था, लेकिन तुम इतने भी चालाक नहीं हो जितना कि तुम खुद को समझती हो। अपनी गलती पूछ रही हो ना तुम? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अरमान रॉय कपूर से दुश्मनी मोल लेना गलती नहीं, गुनाह है। इसलिए तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि एक गुनाह किया है और अब तुम इस गुनाह की सजा भुगतोगी तिल तिल मरकर। आई प्रॉमिस आई मेक योर लाइफ इज हेल यू और पनिशमेंट स्टार्ट नाउ। इतना कहकर उसने इश्क की कलाई को अपने हाथ में पकड़ा और उसे घूरते हुए गाड़ी से दूर कर दिया। इश्क लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और कार का डोर ओपन करके उसे धक्का देकर अंदर बैठा दिया। इश्क की दर्द से आह निकल गई। उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी और अब अरमान के ऐसे बिहेव करने से उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी अरमान ड्राइविंग सीट पर आया और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। उसने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज कर रखी थी कि इश्क अपनी जगह पर बैठी हिले जा रही थी। वो कभी इधर गिरती तो कभी उधर। उसने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अरमान ने झट से कार का ब्रेक लगा दिया, जिससे इश्क जाकर सीधा डैशबोर्ड से टकराई। उसके टकराते ही अरमान ने दोबारा कार स्टार्ट की, जो इस बात का इशारा था कि अगर अब इश्क ने अपना मुंह खोला तो गाड़ी एक बार फिर से रुकेगी और इश्क इसी तरह से टकराएगी। ये समझकर इश्क चुपचाप खुद को संभालते हुए वहां बैठी रही। कुछ ही देर में उनकी कार एक फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी, जो बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर था। उस जगह को देखकर इश्क और भी ज्यादा डरने लगी। उसने अरमान की तरफ देखा, जो एक्सप्रेशन लेस होकर कार से बाहर आया और उसने दूसरी तरफ आकर इश्क की साइड का डोर ओपन किया। इश्क रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसे देख रही थी। तभी अरमान ने कसकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाहर निकाला। तो इश्क ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जो भी कहना है आराम से कह दीजिए। मुझ पर गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क की मासूमियत अरमान को बदल पाएगी? क्या सूर्य और सांझ का विश्वास सही साबित होगा? मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। उसकी बात सुनकर अरमान ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे जानवरों से ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन तुम्हारी औकात मेरे लिए जानवरों से भी कम है। ये कहते हुए वो इश्क को खींचते हुए फार्म हाउस के अंदर लेकर जाने लगा। ये फार्म हाउस वो फार्म हाउस नहीं था जहाँ इश्क और अरमान पहले आ चुके थे। ये दूसरा फार्म हाउस था। अरमान इश्क को लेकर एक रूम में आया और उसने एक झटके में इश्क को छोड़ दिया और डेविल स्माइल करते हुए उसे देखने लगा। वहीं इश्क डरी सहमी नजरों से अरमान को देख रही थी। वो इतना तो जानती थी कि अरमान उसके साथ जो भी करेगा वो सही नहीं होगा, और कल रात के बाद तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। उसके लिए वो सब सोचना ही बेहद मुश्किल था जो कल रात उन दोनों के बीच हुआ था। उसे ऐसे देखकर अरमान उसके बिल्कुल करीब आया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम गलतफहमी में हो एंग्री बर्ड। तुम जो सोच रही हो वो हमारे बीच बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन हमारे बीच जो कुछ हुआ था, दैट्स वाज जस्ट अ मिस्टेक। और अरमान रॉय कपूर गलती से भी कोई गलती नहीं दोहराता। यह कहते हुए उसने अपनी शर्ट को ऊपर उठाया और अपनी कमर में लगी गन निकाली। उसके हाथ में गन देखकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। आज उसने पहली बार रियल में गन देखी थी, वरना आज तक तो उसने बस इन सब चीज़ों के बारे में सुना था। उसने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे जान से मत मारिए। उसकी बात सुनकर अरमान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसे तुम पर चलाऊं। इससे मरने के लिए भी कुछ दम होना चाहिए, लेकिन तुम जैसी लड़की जो खुद को ही हथियार बना ले, उस पर तो मेरे हथियार भी नहीं चलती। इतना कहकर वो इश्क के सामने से हटा और उसके पीछे जाने लगा। इश्क भी उसके साथ साथ पीछे घूमी तो अरमान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर एक पल के लिए इश्क कांप उठी। वहीं अरमान को भी एक करंट महसूस हुआ, लेकिन फिलहाल उसका दिल और दिमाग दोनों ही आग की भट्टी की तरह तप रहे थे। उसने इश्क को कमर से पकड़कर बिल्कुल सीधा किया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। वहीं इश्क पूरी तरह से कांप रही थी। भले ही वो आश्रम में पली बड़ी थी, उसे ज़्यादा चालाकी नहीं आती थी, लेकिन उसने आज तक हर मुश्किल का डट कर सामना किया था। वो कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानती थी। अगर कोई उसे गलत बोलता तो वो हमेशा पलटकर जवाब देती थी। इसीलिए जब अरमान की लड़ाई उस ड्राइवर के साथ हुई थी तो उसने अरमान को भी जवाब दिया था, लेकिन जब अरमान ने उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू किए और उसके साथ वो सब हुआ तो उसकी सारी हिम्मत टूट गई। अब अरमान का सामना करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं बची थी। तभी अरमान ने उसके बालों को हल्का सा पीछे किया तो उसकी कोरी सी गर्दन अरमान के सामने आ गई। लेकिन अरमान की नज़र इश्क की गर्दन पर गई ही नहीं। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपने होठों को इश्क के कान के पास लेकर आया और एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें उससे डर लग रहा है ना एंग्री बर्ड? उसकी बात सुनकर इश्क ने अपनी मुट्ठी कस ली तो अरमान ने अपने होठ उसकी गर्दन के और करीब किए, जिससे उसके होठ अब हल्के हल्के इश्क की गर्दन को छू रहे थे, जिससे इश्क की गहरी गहरी शोर मचाती हुई सांसें
अरमान को सुनाई देने लगी। उसे ऐसे देखकर अरमान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क की कमर पर हाथ रखा और अपना हाथ हल्का सा दबाया और बोला, बोलो ना एंग्री बर्ड, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? यह सुनकर इश्क ने जल्दी से कहा, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, गलत तो आप मेरे साथ कर रहे हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या इश्क अरमान की नफ़रत को मिटा पाएगी? क्या अरमान को कभी इश्क से प्यार होगा? उसका जवाब सुनकर अरमान की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन इश्क की गर्दन पर रखी और बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? यह कहते हुए वो लगातार उस गन को इश्क की गर्दन पर रगड़ रहा था, जिससे इश्क को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे आपसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। यह सुनकर अरमान ने जल्दी से उसकी गर्दन से गन हटाई और बोला, सॉरी एंग्री बर्ड, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम जैसी लड़कियां सीधे मुद्दे पर आती नहीं है, इसलिए मुझे मुद्दा ही घुमाना पड़ता है। अब बात क्लियर है, तुम्हें मुझसे डर लगता है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं तुम्हारे इस डर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर इश्क के अंदर अरमान का डर और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। जैसा वो उसके साथ बिहेव कर रहा था, वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने आज सुबह से अरमान के जितने भी रूप देखे थे, हर एक रूप बहुत डरावना था। तभी अरमान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी मुझसे डरे, इसलिए अब तुम्हारा डर खत्म करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ इश्क की कमर से हटाया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। वही इश्क की हालत तो ऐसी थी जैसे उसने अपनी सांसें ही रोक रखी हो। अरमान के हाथ में उसका हाथ था और उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि अरमान ने उसके हाथ में गन पकड़ा दी थी। उस गन को देखकर इश्क का डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। आप चाहते हो ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं आज ही यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मेरा यकीन कीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर अरमान ने उसके हाथ की एक उंगली गन के ट्रिगर पर रख दी। ये देखकर इश्क के दोनों हाथ बुरी तरह से कांपने लगे, लेकिन अरमान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उसके हाथों में बेहिसाब दर्द होने लगा। ऊपर से इतनी ज़्यादा भारी गन उससे संभाली नहीं जा रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आइंदा से ना ही आपसे कुछ कहूँगी और ना ही कभी आपके सामने आऊँगी। उसकी बात सुनकर अरमान ने कोल्ड वॉइस में कहा, नो एंग्री बर्ड, अब तो तुम मेरी बीवी हो, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अब तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अरमान को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो इश्क को कभी समझ पाएगा कि तुम्हारा पति है क्या? ये कहते हुए
वो अपने होठ एक बार फिर से इश्क की गर्दन के पास लेकर गया और बिल्कुल धीरे से बोला, ही इज़ अ फायर। इतना कहकर उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी और इश्क की उंगली को दबा दिया, जिससे वहाँ फायर हुआ और सामने रखा एक बेहद खूबसूरत कांच का वास एक पल में टूट गया। वहीं गोली चलते ही इश्क एकदम से चीख उठी, लेकिन उसकी आवाज़ उस फायर की आवाज़ के आगे कुछ भी नहीं थी। उसने जल्दी से अरमान के हाथ से अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन अरमान ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा। उसने गन को दूसरी तरफ घुमा दिया और एक एक करके लगातार फायर करने लगा। कभी रूम में लगी बड़ी सी एलईडी टूटकर नीचे गिरती, तो कभी ड्रेसिंग का कांच चकनाचूर हुआ, तो कभी रूम की विंडो के कांच, तो कभी टेबल पर रखा बेशकीमती वास। अब तक उस रूम में जितना भी कांच का सामान था, सब कुछ टूट कर चकनाचूर हो गया था और उनसे भी ज़्यादा बदतर हालत थी इश्क के हाथों की, जो पूरी तरह से जल रहे थे। इश्क लगातार दर्द से करहा रही थी, लेकिन अरमान के दिल में रत्ती भर भी तरस नहीं आया। इश्क की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं अरमान के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने इश्क के हाथों से अपने हाथों को दूर किया तो इश्क के हाथ से वो गन नीचे गिर गई। इश्क रोते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगी। वो बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। उसके हाथों पर बड़े बड़े घाव हो गए थे, जिससे बेतहाशा खून बह रहा था। वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई। वहीं अरमान कुछ पल इश्क को देखता रहा और फिर वो वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद इश्क जोर से चिल्लाई और अपने हाथों की तरफ देखते हुए रोने लगी। उसका दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब उसकी आंखों के आंसू भी बंद हो गए थे, क्योंकि उसकी आंखों में भी अब रोने की हिम्मत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती जा रही थी और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वहीं अरमान फार्म हाउस से बाहर आया और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उसे जाना कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी कार एक जगह पर रोकी। वो कार से बाहर आया, बाहर आकर बोनट से टिककर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। एक सिगरेट खत्म होती तो वो दूसरी जला लेता, दूसरी खत्म होती तो वो तीसरी जला लेता। ऐसे ही ना जाना उसने कितनी सिगरेट पी। अब तो उसके पास सिगरेट भी खत्म हो गई थी। उसने सिगरेट की खाली डिब्बी वहाँ ज़मीन पर फेंकी और वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। रिप्लाई आने पर उसने अपना फ़ोन पॉकेट में रखा और कार से बाहर आकर क्लब के अंदर चला गया। अंदर आकर वो बार काउंटर पर गया और ड्रिंक करने लगा। तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। वो अरमान को देखने लगी। आंखों ही आंखों में उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया। तभी अरमान ने ड्रिंक का ग्लास उस लड़की की तरफ बढ़ाया तो उस लड़की ने ड्रिंक का ग्लास लेते हुए कहा, अगर किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहता। उसकी बात सुनकर अरमान ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा, अरमान रॉय कपूर को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अरमान रॉय कपूर कुछ भी नहीं है। फायर की दुनिया फायर का इंतज़ार कर रही है, लेकिन फायर भी उस दुनिया में तब तक नहीं आ सकता जब तक बॉस ना चाहे। उसकी बात सुनकर अरमान व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, लगता है
तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? उस लड़की ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अगर तुम्हें मुझे मारना होता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर कौन है ये लड़की और क्यों बुलाया है इसे अरमान ने? कौन है इस लड़की का बॉस? तो मैं जहाँ थी तुम वहाँ आकर भी मुझे मार सकते थे। मुझे यहाँ बुलाने की तकलीफ़ तुम कभी नहीं उठाते। मैं तुम्हारे एक कॉल पर कहीं भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं तब तक तुम्हारा काम करूँगी जब तक बॉस का ऑर्डर होगा। बॉस का ऑर्डर खत्म, मेरे लिए तुम्हारी पहचान खत्म। फिर बेशक तुम मुझे मार देना। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अरमान ने अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक का ग्लास देखा और उसने गुस्से से कांपते हुए उस ग्लास को अपने हाथ में ही जोर से दबाया, जिससे वो ग्लास वहीं चकनाचूर होकर गिर गया। उसके कांच अरमान के हाथ में चुभ गए थे। उसके हाथों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। अभी भी उसकी आंखों में एक अलग ही दहशत थी। उसे आज शाम की बातें याद आ रही थी। फ्लैशबैक, जब वो अपने रूम में फाइल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अपनी फाइल नहीं मिल रही थी। इसलिए वो कपूर मेंशन से निकलकर अपनी एक पर्सनल जगह पर गया था, जो उसने इंडिया आने से पहले रेडी करवाई थी। उस जगह पर वो अरमान रॉय कपूर बनकर नहीं, फायर बनकर गया था। इंडिया में रहकर रशिया की हर एक एक्टिविटी वो वहीं से देख रहा था, लेकिन वहाँ जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका मिला। रशिया में उसकी हर एक जगह को किसी ने कंट्रोल में कर लिया था। फिर चाहे वो उसके लीगल कामों की जगह हो या फिर उसका ब्लैक जोन, जिसमें उसने ना जाने कितने ही लोगों को बंदी बनाकर रखा था। उसके रशिया के लीगल अकाउंट में अरबों की तादाद में पैसा था। वो सब किसी और के कंट्रोल में हो चुके थे। अगर साफ साफ देखा जाए तो इस वक्त फायर से उसका सब कुछ छिन गया था। वो सिक्योरिटी लोग जिनके एक्सेस सिर्फ फायर के पास थे, अब फायर उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहा था। फ्लैशबैक एंड, उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 5 बजने वाले थे। एक नैपकिन लेकर उसने अपने हाथ से बहता खून साफ किया और क्लब से बाहर आ गया। बाहर आकर वो कार में बैठा और कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। ना जाने कब तक उसकी कार ऐसे ही सड़कों पर दौड़ती रही। उसे सुबह होने का इंतज़ार था। पूरी रात बीतने को थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ था, तो वो थी एक जलती हुई आग, जो न सिर्फ उसकी आंखों में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी जली हुई थी। सुबह का वक्त कपूर मेंशन। सांच ने अरमान के रूम का डोर नॉक किया, लेकिन काफ़ी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी किसी ने डोर ओपन नहीं किया। तो सांच ने खुद ही दरवाज़ा ओपन कर लिया और वो अंदर आ गई। रूम में उन्हें कोई नज़र नहीं आया। हर जगह चेक करने के बाद वो बाहर आई, तभी उन्हें सूर्या दिखाई दिया, जो अपने जिम एरिया में जा रहा था। सांझ को ऐसे देखकर सूर्या वहाँ आए और उन्होंने कहा, उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है शुगर कैंडी, वो दोनों बिल्कुल ठीक है और फार्म हाउस पर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब सांझ को इश्क के बारे में पता चलेगा? क्या वो अरमान से इश्क को बचा पाएगी? ये कहकर वो जिम एरिया में चले गए। वहीं उनकी बात सुनकर सांझ हैरान हो गई, क्योंकि कल सूर्या ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया था। उन्हें इश्क की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अरमान को संभालना
बहुत मुश्किल होता था। इश्क तो वैसे भी बिल्कुल नाजुक सी थी। वहीं सूर्या अपने जिम एरिया में आए, तभी उनका फ़ोन रिंग हुआ। उन्होंने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उनके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, इतना इंतज़ार भी नहीं होता तुमसे? खैर, जो होना है वो तो होकर रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डाल दिया। वो जिम से अपने रूम में आ गए। रूम में आकर उन्होंने वॉशरूम में जाकर शावर लिया और जल्दी से रेडी होकर रूम से बाहर निकल गए। साँझ जो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी, वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि अभी तक तो सूर्या के जिम का वक्त भी खत्म नहीं हुआ था और वो ऐसे रेडी होकर जा रहे थे। साँझ ने सूर्या से पूछने की कोशिश की, लेकिन सूर्या के एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि सांझ कुछ बोल ही नहीं पाई। वो कपूर मैंशन से बाहर आए और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद उनकी कार शहर से बाहर एक जगह पर आकर रुकी। वो कार से बाहर आए और उस जगह के अंदर गए जहाँ पर एक शख्स उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सूर्या के कदमों की आहट सुनकर वहाँ किंग साइज चेयर पर बैठे शख्स ने नज़र उठाकर सूर्या की तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं, अरमान था। तभी सूर्या ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद नहीं थी मुझे, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ आ जाओगी। अभी तो शायद तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। उनकी बात सुनकर अरमान अपनी चेयर से उठा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उन्हें देखते हुए बोला, मुझे लगता है ये हमारी प्रोफेशनल जगह है। यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर माई बॉस, सो बिहेव लाइक अ बॉस। उसकी बात सुनकर सूर्या हल्का सा हंसे और जाकर उस चेयर पर बैठ गए जहाँ पर अभी अरमान बैठा था। उन्हें उस चेयर पर बैठते देखकर अरमान की आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गई। तभी सूर्या ने कहा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन सूर्या की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरमान ने गुस्से में कहा, मुझे रशिया वापस जाना है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल अभी तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, शादी? शादी? आई जस्ट हैड फकिंग शादी। यू अंडरस्टैंड मी? मैं यहाँ नहीं रह सकता और आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यह कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तभी सूर्या अपनी जगह से खड़े हुए और उसके करीब आकर बोले, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन सिर्फ अरमान बनकर। ना ही अरमान रॉय कपूर की पहचान तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही फायर की। यह कहते हुए उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी सख्त थे। वहीं अरमान गुस्से से कांपता हुआ उन्हें देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, आपने मुझसे जो छीना है वो आपका नहीं, मेरा है, और आप मुझसे मेरा कुछ नहीं छीन सकते। उसकी बात सुनकर सूर्या के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्होंने बड़े ही आराम से कहा, मैंने जब तुम्हें रशिया भेजा था तब तुम सिर्फ अरमान थे। वहाँ तुम फायर बने और तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम अकेले थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब क्या करेगा अरमान? कैसे वो अपनी पावर वापस लाएगा? आखिर सूर्या ने अरमान से सब कुछ क्यों छीना है? लेकिन तुम भूलो मत, जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है मैंने तुम्हारा साथ दिया है। फिर भी चलो, मान लिया वो सब तुम्हारे अकेले का है, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मेरा तुम पर इतना हक तो बनता है। ये कहते हुए
उनकी आवाज़ थोड़ी गहरी हो गई थी। वहीं उनकी बात सुनकर अरमान के फेस पर डेंजरस स्माइल आ गई। वो ज़्यादातर मुस्कुराता नहीं था, लेकिन इस तरह की स्माइल उसके फेस पर जब भी आती थी, जब उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा होता था। उसने अपनी कमर से गन निकाली। गन देखकर सूर्या अरमान को देखने लगी। हालांकि वो जानते थे अरमान उन्हें हार्म नहीं करेगा। इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग थे जिन्हें अरमान कभी अपने हाथों से हार्म नहीं कर सकता था। वो थे सूर्या, साँझ और अमायरा। इन तीनों के अलावा किसी को नुकसान पहुंचाते वक्त अरमान के हाथ बिल्कुल भी नहीं काँपते थे। सूर्या अभी अरमान की तरफ देख ही रहे थे, तभी अरमान ने वो गन सूर्या के हाथों में दी और फिर उनके हाथ पर अपने हाथ रखकर गन उसने अपने माथे पर लगा ली। अब गन का निशाना अरमान के माथे पर था। वो दोनों बेहद गहरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अरमान ने कहा, जन्म दिया है ना आपने मुझे, आई गिविंग यू चांस टू किल मी, अदरवाइज यू गोना रिग्रेट दैट। उसकी बात सुनकर सूर्या उसकी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने तो ये बात इमेजिन भी नहीं की थी कभी। तभी अरमान ने कहा, मार दीजिए मुझे और अपना एहसान ख़त्म कीजिए, क्योंकि अरमान रॉय कपूर खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। उसे हिसाब बराबर करने की आदत थी। उसकी बात सुनकर सूर्या ने अपने हाथ नीचे करने चाहे, लेकिन अरमान ने उनके हाथों पर पकड़ कस दी और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, सूर्य रॉय कपूर डर रहा है या औलाद के लिए प्यार दिल और दिमाग पर हावी हो रहा है? खैर, दोनों ही सूरतों में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगा। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, आज तक अरमान रॉय कपूर ने जो किया है अपनी मर्ज़ी से किया है और कोई भी उससे उसका फ़ैसला नहीं बदलवा सकता। आप जो चाहते हैं वो तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो किया तो मैं सूर्या रॉय कपूर की परछाई बनूँगा, अरमान रॉय कपूर नहीं। इतना कहकर उसने अपने हाथ सूर्या के हाथों से हटा लिए। सूर्या अभी भी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहे थे। वहीं अरमान भी कुछ पल उन्हें देखता रहा और फिर वो वहाँ से जाने के लिए डोर की तरफ घूम गया। उसे जाते देखकर सूर्या ने कहा, सूर्या रॉय कपूर नहीं डरा, लगता है अरमान रॉय कपूर डर गया। शादी से डर गया, रिश्ते से डर गया, या यूं कहूँ एक लड़की से डर गया। उनकी बात सुनकर अरमान ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट। वो वापस सूर्या के सामने आया और बोला, डर इंसानों को लगता है, अरमान रॉय कपूर इंसान नहीं जानवर है। उसका जवाब सुनकर सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सूर्या अरमान को उसका सब कुछ वापस लौटाएंगे? क्या अरमान कभी वापस रशिया जा पाएगा? आग जितनी मर्जी चाहे उतनी तेज हो, लेकिन एक ना एक दिन उसे ठंडा होना ही पड़ता है। ये सुनकर अरमान ने बहुत सख्त लहजे में कहा, इस फायर को कोई शांत नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है और मैं आपकी गलतफहमी दूर ज़रूर करूँगा। जस्ट वेट फॉर मी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद सूर्या के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उन्होंने डोर की तरफ देखते हुए कहा, जब कोई इंसान दूरी बना ले तो उसके करीब नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब किस्मत करीब ले आए तो चाहकर भी दूरी नहीं बनाई जा सकती। कुछ देर बाद अरमान की कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और सीधा उस रूम में गया जहाँ कल उसने इश्क को छोड़ा था।
इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने पूरे रूम में नज़र घुमाई, लेकिन उसे इश्क कहीं दिखाई नहीं दी। वो वापस बाहर जाने लगा, तभी उसे किसी की गहरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए। वो पीछे पलटा और बेड के पास आया तो उसने देखा इश्क जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था और हाथों पर चोट दिखाई दे रही थी। उसे इसे देखकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। उसका चेहरा अब भी एकदम सख्त था। उसने इश्क की तरफ देखकर कहा, एंग्री बर्ड गेट अप। उसकी आवाज़ सुनकर इश्क ने अपनी आंखें नहीं खोली। अरमान को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने इश्क के पैर को हल्का सा अपने पैर से मारा तो भी इश्क नहीं उठी। ये देखकर उसने पानी से भरा जग टेबल से उठाया और पूरा इश्क के ऊपर डाल दिया, लेकिन फिर भी इश्क ने अपनी आंखें नहीं खोली। अब अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदले। उसने एक गहरी सांस ली और इश्क को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटाते हुए बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा एंग्री बर्ड। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। ये कहते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और पारस को कॉल करके डॉक्टर लाने को कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर इश्क का चेकअप कर रहे थे, तभी उनकी नज़र इश्क के हाथ पर गई। इश्क के हाथ को देखकर उस डॉक्टर ने अरमान की तरफ देखकर कहा, ये कैसे हुआ? ये तो बहुत ब्रूटल है। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने इनके हाथों में गन। अभी वो डॉक्टर बोल ही रहा था कि तभी उसे अपने माथे पर भी गन महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो अरमान उसके चेहरे की एक तरफ उसके माथे पर गन लगाकर खड़ा था। तभी अरमान ने कहा, डॉक्टर को सिर्फ अपना काम करना चाहिए। उनका काम है इलाज करना, जासूसी करना नहीं। उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर बुरी तरह से कांपने लगा। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और जल्दी से इश्क के हाथ पर पट्टी बांधने लगा। फिर उसने इश्क को इंजेक्शन दिए। वहीं अरमान चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर डॉक्टर और इश्क को देख रहा था। अपना काम खत्म करके उस डॉक्टर ने अरमान से कहा, अब आप इन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए, वरना इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इनके खाने पीने का खास ध्यान रखना। लगता है इन्होंने 2-3 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। उसकी बात का अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अरमान ने पारस की तरफ देखा और बोला, इसे उठाकर मेरी गाड़ी में डालो। उसकी बात सुनकर पारस हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि अब तक उसे इतना तो पता चल गया था कि अरमान की इश्क से शादी हुई है और अरमान तो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पजेसिव था। वो अपनी किसी भी चीज़ को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। और यहाँ तो बात उसकी पत्नी की थी, लेकिन उसने अरमान से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप इश्क की तरफ बढ़ा और वो इश्क को अपनी गोद में उठाने ही वाला था, तभी अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप। पारस ने पलटकर अरमान की तरफ देखा तो अरमान उनकी तरफ ही आ रहा था। बेड के पास आकर उसने इश्क की तरफ देखा और बोला, गेट आउट। ये सुनकर पारस एकदम से डर गया। वो जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अरमान ने इश्क को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर आया। उसे बाहर आते देखकर पारस ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया तो अरमान ने इश्क को कार की बैक सीट पर बैठाया।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर क्या हुआ है इश्क को? क्या अरमान इश्क की हालत समझ पाएगा? पारस की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ पारस की गाल पर लगा दिया और बोला, यूजलेस। पारस तो अरमान की तरफ देखता ही रह गया। वहीं अरमान ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर की और फिर वो वहाँ से निकल गया। उसकी कार के वहाँ से जाते ही पारस ने खुद से कहा, ये लड़की अब बहुत पछताने वाली है। बॉस इससे कितनी नफरत करते हैं, इसका अंदाजा मुझे हो गया है। ये कहते हुए वो अपने हाथ गाल पर रखकर अपने गाल को सहला रहा था, जो अब तक पूरा लाल हो गया था। उसने आगे कहा, इस लड़की को बॉस की नफरत का अभी अंदाजा होना बाकी है। इधर कपूर मेंशन में शान, जीविका, कायनात, मिताली सब हॉल में खड़े थे, क्योंकि कायनात नील के साथ वापस जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। सबने एक साथ पलटकर मेन डोर की तरफ देखा तो डोर पर अरमान इश्क को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। उन दोनों को देखकर सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उनके पास गई और इश्क को देखते हुए अरमान से बोली, इश्क को क्या हुआ? अभी वो बोल ही रही थी। तभी अरमान इश्क को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। सांझ ने जीविका मिताली की तरफ देखा तो उन्होंने उन्हें अरमान के रूम में जाने का इशारा किया तो सांझ अरमान के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे पर आई, अरमान ने इश्क को बेड पर लेटाया और दरवाजे के पास आकर सांझ से बोला, फिक्र मत कीजिए, मरने नहीं दूंगा उसे। आखिर बीवी है वो मेरी, उसकी ज़िंदगी अब उससे भी ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है। उसकी बात सुनकर सांझ हैरानी से उसे देखने लगी। तभी अरमान ने एक झटके में डोर बंद कर दिया और इश्क की तरफ आया। एक टक वो इश्क के चेहरे को देखने लगा। रूम में एसी चल रहा था, जो शायद पहले से ही ऑन था, जिस वजह से रूम का टेम्परेचर लो था। इश्क की जगह अगर कोई और वहाँ होता तो ठंड से ठरने लग जाता, लेकिन अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी। तभी उसकी नज़र इश्क के कपड़ों पर गई, जो अभी भी गीले थे। वो कबर्ड की तरफ गया और कपड़े देखने लगा। उसमें इश्क के लिए काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। शायद साज ने वो कपड़े रखवाए थे। अरमान उन सब कपड़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक नाइटी पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने उस नाइटी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें सुशील, संस्कारी, शरीफ बनने का, एंग्री बर्ड। मैं तो डेविल हबी हूँ तुम्हारा। मेरे सामने तो तुम्हें बोल्ड बनकर रहना चाहिए। यह कहते हुए उसके चेहरे की वो स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने उस ड्रेस को कबर्ड से निकाला और इश्क की तरफ आया। इश्क तो ना जाने कौन सी दुनिया में खो गई थी, जो अभी भी उसे होश नहीं आया था। उसके पास आकर अरमान ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बोला, शरीफ बहुत हूँ मैं, लेकिन शराफत ज़्यादा दिन मेरे अंदर रहती नहीं है। शायद मेरे अंदर का डेविल उसे टॉर्चर करता है। यह कहते हुए वो बेड पर इश्क के बगल में आया और अपने हाथ ब्लैंकेट के अंदर लेकर गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रही थी। उसका दिल रेस्टलेस हो रहा था, लेकिन उसका उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि उसका दिमाग दिल पर भी हावी हो रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
क्या होगा जब इश्क की हालत के बारे में सांझ और सूर्या को पता चलेगा? क्या वो इश्क को अरमान से दूर कर पाएंगे? कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और उसने उस ब्लैंकेट को इश्क के ऊपर से हटा दिया। अब इश्क एक ब्लैक कलर की नाइटी में बेड पर लेटी हुई थी। इश्क को देखते हुए अरमान ने कहा, जब तुम उठोगी तब तुम्हारा सामना आग से होगा। ये कहते हुए उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जो ठंड से करा रही थी। वही रूम में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी, जिसमें इश्क की बॉडी लाल दिखाई दे रही थी। तभी अरमान ने खुद को देखा और बोला, तुम्हें क्या छू लिया? मुझे तो खुद से ही नफरत होने लगी है। ये कहते हुए उसकी नज़र अपने हाथ और अपने सीने पर थी। जिस तरह से वो इश्क को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था, तब से ही उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं इश्क बेड पर लेटी लेटी ठंड से कांप रही थी। अब उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। ठंड की वजह से उसकी आंखें खुलने लगी। अपनी आंखें खोलकर उसने समझने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ पर। लेकिन उसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो इतना तो महसूस कर सकती थी कि वो कपूर मेंशन के उसी रूम में है जहाँ वो शादी के बाद आई थी। उसे अपनी बॉडी में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। अपने हाथों को देखते हुए उसे वो सब याद आ गया जो अरमान ने उसके साथ किया था। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरा वॉशरूम सिगरेट के धुएं से भरा था। अरमान जब से अंदर आया था, तब से शावर लेने की बजाय वो सिगरेट पिए जा रहा था। तभी इश्क ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और अंदर आ गई। सामने ही वॉश बेसिन एरिया था, जहाँ एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। मिरर में खुद को देखकर इश्क के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए, क्योंकि अपने कपड़ों को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। उसने खुद को अपने हाथों से कवर किया। देखते ही देखते उसे घुटन महसूस होने लगी और वो जोर जोर से खांसने लगी। आवाज़ सुनकर अरमान, जो वॉशरूम की तरफ ही था, उसने पलटकर डोर की तरफ देखा। वॉश बेसिन से लगकर खड़ी इश्क जोर जोर से खांस रही थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा दूर से ही लाल दिखाई दे रहा था। उसने वॉश बेसिन के टैप को हाथ लगाने की कोशिश की ताकि वो पानी ले सके। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे जोर से चक्कर आ गए और वो नीचे ज़मीन पर गिरने को हुई। तभी अरमान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। हालांकि अरमान ऐसा नहीं था कि इश्क को तकलीफ़ में देखकर उसे तकलीफ़ हो, लेकिन ना जाने क्यों उसने इश्क को अपनी बाहों में संभाला था। उसकी नज़रें इश्क पर थी। अरमान ने अभी एक लोअर पहना हुआ था और दोनों ही मिरर के बिल्कुल सामने खड़े थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा अब अन्य के प्लान का? क्या वो कभी इश्क को पा सकेगा, या होगा कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा? इश्क अरमान की गोद में पूरी तरह से सिमटी हुई थी। उसके हाथ अरमान के सीने पर थे और उसका चेहरा भी अरमान के सीने से लगा हुआ था। वहीं अरमान अपनी गहरी नजरें इश्क से हटा नहीं पा रहा था। तभी इश्क ने अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ा और गहरी सांस ली। उसकी गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस करके अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए।
उसकी आंखों में एक अलग ही मदहोशी नजर आने लगी। वहीं इश्क अपने सूखते होठों के साथ बड़ी मुश्किल से बोली, पानी। उसकी कांपती आवाज़ सुनकर अरमान की नजरें उस पर गहरी हो गई। एक पल के लिए उसे भी अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने इश्क के होठों की तरफ देखा तो इश्क ने फिर से कहा, प्लीज़ मुझे पानी पीना है। उसके होठों की तरफ देखते हुए अरमान को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने इश्क के दोनों हाथों को अपनी गर्दन में लपेट लिया और उसके पैरों को अपनी कमर पर रेत कर लिया, जिससे इश्क पूरी तरह से उससे चिपक गई। तभी अरमान ने एक हाथ से सामने ड्रॉवर में से पानी की बोतल निकाली। उसने बोतल को इश्क की तरफ बढ़ाया, लेकिन इश्क का चेहरा पूरी तरह से उसके सीने से लगा हुआ था, जिससे इश्क को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वही अरमान चुपचाप इश्क को देख रहा था। वो यूं ही बोतल को इश्क के चेहरे के पास लेकर खड़ा रहा, लेकिन इश्क ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया ही नहीं। फिर अरमान उसे लेकर वॉशरूम से बाहर आ गया। उसके एक हाथ में पानी की बोतल थी और एक हाथ से उसने इश्क को पकड़ रखा था। वो इश्क को लेकर बेड पर आया और उसने इश्क को बेड पर लेटा दिया। इस वक्त वो इश्क पर झुका हुआ था, क्योंकि इश्क ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट रखी थी। वहीं अरमान अपनी गहरी नजरों से इश्क को देख रहा था। उसने इश्क के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथों को हटाना चाहा, लेकिन इश्क ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। ये सुनकर अरमान ने उसके चेहरे को छुआ, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था। उसने एक बार फिर से इश्क को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो इश्क की बाहें खुद से हटा नहीं पा रहा था। उसने पानी की बोतल साइड टेबल पर रखी और इश्क की कमर पर अपनी बाहें लपेट कर ऊपर हुआ और बेड पर लेटकर उसने इश्क को अपने ऊपर लेटा लिया। इश्क पूरी तरह से उसके ऊपर थी। तभी अरमान ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया। उसका चेहरा बेहद लाल था और वो बिल्कुल आग की तरह जल रही थी। अरमान इश्क को बस देखता ही रह गया। इस वक्त इश्क को बहुत तेज बुखार था। उसने इश्क की कमर पर हाथ रखा और उसे बेड पर लेटा दिया और फिर वो बेड से उठ गया। उसने इश्क को ब्लैंकेट से कवर किया। वो अब भी कांप रही थी। इश्क को ऐसे देखकर अरमान ने एसी ऑफ की और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर को आने में अभी टाइम लगने वाला था, तो अरमान इश्क के पास खड़ा होकर उसे देखते हुए सिगरेट पीने लगा। अब क्या होगा आगे इश्क की लाइफ में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।